नहीं चलता ना भाई जी कि वो जो फंडामेंटली कौन सा शेयर कितना मजबूत है, चूंकि हम मान के चल रहे हैं मजबूत है, पता चला किसी दिन यूएस ने कहा हम टैरिफ लगा देंगे, किसी दिन मैक्सिको ने कहा हम लगा देंगे टैरिफ, और किसी दिन पता चला कि आपके मैनेजमेंट में ही कोई खोट निकल गया हो, तो हम लोग को पता चलता नहीं है। लेकिन ये रिस्क हमेशा से रहता है। अब इस रिस्क को कैसे डाइवर्सिफाई करें, एक बड़ा चैलेंज होता है। अरुण मल्होत्रा जी, आप लोग क्या सलाह देना आजकल अपने क्लाइंट को? आई थिंक जैसा अभय जी ने भी कहा कि फंडामेंटली स्टॉक्स को अगर कन्विक्शन के साथ लेंगे और अगर स्टॉक्स आपके नीचे हैं पोर्टफोलियो में, तो वो उनको बाहर नहीं निकालना जबकि और ऐड करना है। सबसे पहला तो इन्वेस्टिंग है। दूसरा, मुझे लगता है हमारा माइंडसेट रहता है कि परफॉर्मेंस को चेज करना। जब लार्ज कैप अच्छे नहीं कर रहे थे, म्यूटेड परफॉर्मेंस थी, तब हम स्मॉल मिड कैप में लेफ्ट राइट सेंटर खरीदे जा रहे थे। अब स्मॉल कैप मिड कैप डाउन है, लार्ज कैप बड़े हैं, अच्छे कर रहे हैं, तो हम लार्ज कैप में घुसना चाहते हैं। फिर 3 महीने बाद मेरे को लगता है जो अभय जी ने कहा वो ऐसा ही होगा। 3-4 महीने बाद स्मॉल कैप मिड कैप अच्छा करेंगे, तो हम अगर अभी बेच चुके होंगे तो हम 3-4 महीने बाद ऊपर भाव पे घुस रहे होंगे। तो मुझे लगता है ये मार्केट सिक्लिकल साइकिल्स में मूव करती है, और अभी स्मॉल मिड कैप अच्छे अच्छे जहां पर काफी ज्यादा 30-40-50% के करेक्शन आ गए हैं, और कईयों ने 2 साल पहले कैपेक्स के लिए पैसा रेज किया था। कैपेक्स अभी आने जा रहा है, तो आपको अर्निंग्स ग्रोथ दिख जाएगा, कम से कम वॉल्यूम ग्रोथ दिख जाएगा। अगर प्राइस ग्रोथ नहीं दिखेगा तो आप अगर छांटेंगे तो आपको 5-10 भी ऐसे स्टॉक्स मिल जाएंगे। आपके नेटवर्क में कोई इशू आ गया है, मैं फिर से आपके पास आऊंगा, एक और नेटवर्क ठीक हो जाता है। तो अनिल राय जी, ये जो कहना चाह रहे थे वो बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट कि इस मौके में आप इसको छोड़ के चले जाएंगे मिड कैप स्मॉल कैप को, कि यहाँ तो बड़ी मंदी आगे चलते हैं लार्ज कैप में जहाँ पे अच्छे बढ़ोतरी देखने को मिली, पता चला वहां पहुंचे अब यहाँ शुरू हो गई। तो इसको कैसे मैनेज किया जाए? चूंकि कह रहे थे बहुत सारे स्टॉक हैं जो 40% 50% तक नीचे आ चुके हैं, और अच्छा है तो वहां पे आप और पैसा जोड़िए बजाय इसके कि उससे निकलिए। जी देखिए लक्ष्मण जी, एक बड़ी क्लियर सी बात है। 2 पॉइंट ऑफ व्यू है। रिटेल के लिए थोड़ा सा डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू है, और बिग मनी के लिए पॉइंट ऑफ व्यू अलग है। बिग मनी जिसके पास एसआईपी के थ्रू रेगुलर इनफ्लो आ रहा है मनी का ना, उसके लिए तो वो अलग थ्योरी चलेगी। लेकिन अगर मैं रिटेल की बात करूं, चूंकि मैं रिटेल की ज्यादा बात करना पसंद करूंगा यहां पे, तो वहां पर वो उनके फंसने का सबसे बड़ा जो कारण है ना लक्ष्मण जी, वो होता है एक सेक्टर की थीमेटिक थीम को वो ट्रैक करते हैं। जैसे उन्होंने पिछला, अगर मैं एग्जांपल दूं तो रेलवे में दौड़ आई, तो वो रेलवे में सब लोग घुस गए फोमो के चलते हुए और एकदम टॉप में जाके फंस गए। अब वहां से रेलवेज के शेयर जो है या पीएसयू के शेयर अगर आप देखें तो 40-50% डाउन पड़े हुए हैं। रिटेल की ये टिपिकल जो हैबिट है कि जो शेयर बहुत टॉप पे चला जाता है वहां पर जाकर जो वो क्राउड में पार्टिसिपेट करते हैं, वही उनके लिए खतरनाक है। करना ये चाहिए कि एज अ थोड़ा सा आपको एक्टिव होना पड़ेगा करंट मार्केट में, क्योंकि देखिए हम अगर पिछले 10-15 सालों में देखें तो रिसेंटली 5 इयर्स के अगर हम लास्ट में देखें, हम सभी लोग मार्केट से बहुत अच्छे परिचित हैं, तो पिछले लास्ट के 5 सालों में बहुत ज्यादा वोलेटिलिटी मार्केट में हो रही है, और जो सेक्टर रोटेशन है वो थोड़ा क्विक हो गया है, फास्ट हो गया है। पहले सेक्टर्स की रोटेशन थोड़ी लंबे समय तक चला करती थी, लेकिन अब तो हर 3-6 महीने में सेक्टर अलग अलग सेक्टर डिफरेंट लीड कर रहे हैं। तो इस चीज को ध्यान देना चाहिए मुझे लग रहा है रिटेलर्स को, और उसी सेक्टर्स में अपना निवेश करना चाहिए जहां पर लीडिंग सेक्टर्स हों, और साथ में समय पे उनको निकलना नहीं आता। मैं अक्सर एक प्रॉब्लम देखता हूं रिटेलर्स की कि वो खरीद तो लेते हैं सब कुछ देख समझ के, लेकिन कब बेचना है ये वो बहुत गड़बड़ी कर जाते हैं कि कब हमको उस सेक्टर से या उस शेयर से निकल जाना चाहिए। थोड़ा इसका ध्यान रखना चाहिए मेरे ख्याल से, तो जो इनकी समस्या है कि पोर्टफोलियो बड़े डीप रेड में हो रखे हैं वो कम हो जाएगी। हालांकि होता क्या है कि हमने कोई XYZ कोई शेयर लिया, अब वो XYZ शेयर आपके या किन्हीं के कहने पे लिया और शेयर ऊपर चढ़ गया। जब वो मान ले 50% 60% या 2 गुना तक हो जाता है, तो अरे भाई तो 6 महीने में या फिर 2 साल में तो 200 टाइम्स हो गया, अब तो रखते हैं, हो सकता है अगले 2 साल में और 4 गुना बढ़ जाए, तो इस उम्मीद में रखते हैं, पता चला 2 साल में नीचे उतर के चला जाता है, सारी गेन खत्म हो जाती है, सारी गेन यहाँ पे खत्म हो जाती है। लेकिन ऐसे में अनिल जी एक सजेशन और दीजिए कि मान लिया जाए किसी ने चढ़ते हुए सूरज को सलाम किया, और जब सलाम किया उस टाइम से ही ढलना शुरू हो चुका है, जैसे रेलवे का आपने एग्जांपल दिया, तो अभी उसके लिए क्या ऑप्शन है? क्योंकि एक समय था जब एफआईज आपको इस मिड कैप स्मॉल कैप में भी जमकर पैसा लगा रहे थे, लेकिन अब जो है वहां नहीं लगा रहे हैं वो लोग, तो वापस से वही रैली तभी आएगी जब एफआईज इन सेक्टर में लौट करके आएंगे। एकदम आएगी। और देखिए यहां पर जो है थोड़ा सा मैंने कहा ना, सेक्टर रोटेशन थ्योरी जो है मेरे ख्याल से हमारे मार्केट के लिए स्पेशली रिटेल पार्टिसिपेंट्स के लिए बहुत नई है। उनको इस चीज को समझना होगा कि ये रोटेट कैसे करते हैं। कई बार देखिए जब मार्केट लीड करता है, इवन जब
बुल मार्केट भी आता है ना, तो हर बार अलग अलग, सारे जरूरी नहीं, अलग अलग सेक्टर्स लीड करते हैं। एक जमाना था जब आईटी ने लीड किया, फिर एक जमाना था जब कैपिटल गुड्स ने लीड किया, फिर फार्मा ने लीड किया, फिर अगर देखें तो अब इस समय आईटी लैकलस्टर पड़ा हुआ है, पीएसयू बैंक्स और बैंक्स ने बड़ा अच्छा परफॉर्म किया। तो ये रोटेशन, डिफेंस ने बड़ा अच्छा किया, लेकिन अब डिफेंस थोड़ा सा ढीला पड़ रहा है। तो ये जो है इसको समझना बड़ा आवश्यक है, और उसका तरीका यही है आपके लिए कि आप अगर आप टॉप में कहीं ने आपने खरीदा, कि मतलब चढ़ते हुए सूरज में आपने खरीद लिया, तो एक शुरू में स्टॉप लॉस का कॉन्सेप्ट रखें। और जैसे हम कहते हैं ट्रेंड लाइन, अगर ट्रेंड लाइन, कोई भी टेक्निकल भाषा में कहते हैं कि अगर ट्रेंड लाइन ब्रीच होती है ना, तो अवॉइड करें, उसमें फर्दर एंट्री बनाए और धीरे धीरे एंट्री बनाए, जैसे जैसे प्रॉफिट होता जाए वैसे वैसे बनाए। तो जैसे अगर आपको छोटे से अमाउंट में अगर लॉस होने लगा, तो उसमें दोबारा ऐड करने की आवश्यकता नहीं है। आपको उसी जो मैं करें, जहां खरीदने के बाद आपको प्रॉफिट दिख रहा है और वो बढ़ता जा रहा है, वहीं पर और ऐड करते जाए, यानी पिरामिड अप करें, उसको एवरेज डाउन ना करें। ये सलाह मैं हमेशा दूंगा, एवरेज डाउन ना करें, पिरामिड को अप करें। अभय अग्रवाल साहब, ये इस पे आपने कोई स्टडी किया है क्या कि जो एफआईज इससे निकलते जा रहे हैं, अब तक नहीं आए, आ भी रहे हैं तो लार्ज कैप में सिलेक्टिवली जा रहे हैं, यहां पर आएंगे, इसकी संभावना कितनी आपको दिख रही है, और किस पोजीशन पे आएंगे? पोजीशन से मतलब किस हालात में? जो पिछले 6 महीने का भी डेटा देखें तो एक चीज बड़ी क्लियर है लक्ष्मण जी, कि एफपीआईज का जो मूड है, और ये एफपीआईज का पैसा ज्यादातर यूएस से आता है, यूरोपियन फंड्स भी है, पर मेरे एनालिसिस के हिसाब से जो मेन पैसा है वो यूएस के फंड से आता है। और आई थिंक ये जो यूएस इंडिया की जो ट्रेड डील है, और इसमें बार बार ये बात हुई कि बस होने वाली है, अभी होने वाली है, जल्दी अनाउंसमेंट आ जाएगा, पर अभी तक कुछ भी नहीं। और अब तो हमारे सीईए जो खुद ही है वो कह रहे हैं कि मार्च तक नहीं हुई तो आश्चर्य होगा। तो मतलब ये एक बड़ा कंसर्निंग इशू है फॉरेन इन्वेस्टर्स के लिए, स्पेशली एफपीआईज के लिए, क्योंकि एक डर ये है हमेशा कि अभी आपका 50% का जो टैरिफ लगा हुआ है, इंक्लूडिंग 25% का जो पीनल टैरिफ लगा हुआ है, कि एक पॉसिबिलिटी ये भी है कि अगर ये टैरिफ की बातें फिर से टूटी या कुछ नेगेटिविटी हुई तो क्या और टैरिफ लग जाएगा। तो मेरा ये विश्वास है कि जो एफपीआई फ्लोज हैं वो तब तक पॉजिटिव नहीं होंगे जब तक ये ट्रेड डील नहीं होती है, क्योंकि कोई भी एफपीआई ये रिस्क नहीं लेगा इस समय कि ट्रेड डील नहीं होगी और उसकी वजह से मार्केट पे और भी ज्यादा प्रेशर आएगा या और भी ज्यादा सेल ऑफ होगा। तो आई डोंट थिंक हमको एक्सपेक्ट करना चाहिए एफपीआई फ्लोज। अगर हमारी अर्निंग्स भी बहुत इंप्रूव हो जाती हैं, अगले क्वार्टर के रिजल्ट्स देखते हैं, अगर हमारे इंटरेस्ट रेट्स में और कटौती होती है और हमारा डोमेस्टिक कंजम्पशन का डेटा, मैक्रो का डेटा और इंप्रूव होता है, फिर भी मुझे नहीं लगता कि जब तक ट्रेड डील नहीं होती है तब तक एफपीआईज वापस आएंगे। और उसका पूरा प्रेशर आपको रुपी पे दिख रहा है, मतलब डिस्पाइट बेस्ट मैक्रोज, इंटरेस्ट रेट कटा, सब हुआ, जीडीपी ग्रोथ अच्छी है, जीएसटी कलेक्शंस अच्छे हैं, हर तरह से अच्छा है, पर फिर भी रुपी मैसिवली अंडर परफॉर्म कर रहा है अपने पीयर करेंसीज को। तो ये एक बड़ा क्लियर डायरेक्शन है, एक सिग्नल है फ्रॉम फॉरेन इन्वेस्टर्स आल्सो, शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म, कि वो वेट करेंगे ट्रेड डील के होने की। हालांकि ट्रेड डील के अलावा ये भी एक फैक्टर है क्या, जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स टैक्स, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स टैक्स वाला भी कई लोग फॉर्मूला देते हैं? नहीं, बिल्कुल एक ये आई थिंक डोमेस्टिक फ्लोज के लिए भी है, आप फॉरेन फ्लोज ही नहीं है तो हर तरह के फ्लोज के लिए, बिकॉज ये जो स्टार्ट हुई थी हमारे स्टॉक मार्केट, तो ये कि फॉरेन फ्लोज के तो ये है कि उनके पास बहुत सारे ऑप्शन है ना, डोमेस्टिक के पास ऑप्शन बहुत कम रहते हैं। जी बिल्कुल आपकी बात एकदम ठीक है, पर डोमेस्टिक के पास भी एक ऑप्शन इस तरह है कि आप दूसरे एसेट क्लासेस में मूव कर सकते हैं, जैसे गोल्ड, सिल्वर, जो आपने बात करी, बुलियन का इतना बड़ा ऑप्शन बना है। आज मैं देख रहा था, अभी एक न्यूज ब्रेकिंग आया कि चांदी का भाव एमसीएक्स पे 2 लाख रुपए क्रॉस हो गया है और सोने का भाव और रुकने को तैयार नहीं है। तो एक ये नए एसेट क्लास बन गई है जो डोमेस्टिक स्टॉक इन्वेस्टर्स नहीं देखते थे पहले। पर उसके अलावा भी आप देखिए 2004 में जब मार्केट का बूम स्टार्ट हुआ था, उस समय तब हुआ था जब उस समय जो हमारे फाइनेंस मिनिस्टर थे उन्होंने बजट में बड़ा एक मेजर चेंज किया था, कैपिटल गेन लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म जीरो कर दिए थे, डिविडेंड टैक्स हटा दिया था। तो उसके बाद स्टॉक मार्केट में एक जबरदस्त बूम आया, और फिर जब उस बूम, तब वो एंड होना शुरू हुआ जब धीरे धीरे सरकार ने कैपिटल गेन्स टैक्स को बढ़ाना शुरू किया, एसटीटी लगाना शुरू किया। उनको लगा कि ये स्टॉक मार्केट तो ऐसी चीज है कि जहां पे सब पैसा बना रहे हैं, तो
सबसे लेते जाओ टैक्स लगा के हर हाल में, चाहे उसका पैसा बन रहा या नहीं बन रहा, पर आप एसटीटी तो ले जाओ हर ट्रेड पे। तो आई थिंक ये जो एक सिचुएशन है कि स्टॉक मार्केट को रादर देन लुकिंग एट इट एज अ वेरी एफिशिएंट मींस ऑफ ट्रांसफरिंग कैपिटल फ्रॉम हाउस होल्ड सेवर्स टू इंडस्ट्री, सरकार उसको एक टैक्स मैक्सिमाइज करने का जरिया देख रही है। तो आई थिंक ये सोच थोड़ी गलत है। आई थिंक इसका इम्पैक्ट हम देख रहे हैं स्टॉक मार्केट। इस बार जो 2 महीने बाद बजट आएगा तो लोगों की उम्मीदें फिर से बनने की, पता नहीं क्या वहां हो रहा है, क्योंकि बहुत सारे टैक्स रिलैक्सेशन अलग अलग फ्रंट पे सरकार ने दिया है। जसप्रीत जी